बरसात की एक शाम पीपलपुर गांव के दो लोग गोलू की चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके चेहरों से साफ झलक रहा था कि वे बहुत उदास हैं। जहां रोज सब मिलकर भोलू की चाय के 2-3 कप पी जाते थे, आज वहां कोई एक कप चाय तक नहीं पी रहा था। हर कोई गांव की मौजूदा समस्याओं को लेकर बेहद विचलित था। इसी बीच गांव के वर्तमान हेडमास्टर रमन लाल भोलू की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। आइए मास्टर जी, बैठिए। आइए मास्टर जी, बैठिए। अरे श्यामलाल, किशन, तुम लोग यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे इस गांव में आए हुए कई दिन हो गए हैं। मैंने तो तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा है। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सबका मन आज बहुत उदास है। क्यों? क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज क्या हो गया? आप तो जानते ही हैं मास्टर जी, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। जब कोई बीमार होता था तो उसे 2 गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कितनों की मौत हो गई। इसीलिए हम सब ने मिलकर अपने अपने पैसे बचाए और गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या? हमारी सारी बचत खत्म हो गई है। अस्पताल तो तैयार है, लेकिन बिस्तर खरीदना अभी बाकी है। हमारे पास अब और पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, लेकिन वो बेटे की शादी में खर्च हो गए। हाँ, पास के गांव रामपुर में मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। अगर उसे बेच दिया जाए तो जो पैसा आएगा उससे अस्पताल में बेड खरीदे जा सकते हैं। क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच देंगे? मेरी तो बस 1 साल की नौकरी बची है। मैंने तो ठान लिया है, जो प्यार यहाँ मिला है मैं तो अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। वैसे भी ये बहुत पुण्य का काम है और भगवान ऐसे मौके बार बार नहीं देते। अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल चलेंगे। काफ़ी समय से कुछ लोग मुझसे वो ज़मीन खरीदना चाहते थे। इस बार अगर बात बन गई तो उन्हें ही बेच देंगे। उनकी बातों को सुनकर श्यामलाल, किशन और गोलू की आंखों में आंसू आ गए। तीनों ने हाथ जोड़कर मास्टर जी का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन सुबह रामलाल, श्यामलाल और किशन रामपुर गांव की ओर निकल पड़े। जब वे ट्रेन में थे, बाहर बहुत जोरों से बारिश होने लगी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इतनी बारिश में कैसे जाएंगे? और वहाँ एक नदी भी तो पार करनी होगी। आपका गांव स्टेशन से बहुत दूर है क्या? स्टेशन पर उतरने से पहले हमें नदी के किनारे पहुँचना होगा, फिर वहाँ से नाव लेकर नदी पार करके जाना होगा मेरे गाँव। बातों ही बातों में समय बीतता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पहुंचे, तब तक शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर केवल वे तीनों ही उतरे। वे स्टेशन से बाहर निकल आए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश की वजह से रात का अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। घना काला अंधेरा चारों ओर एक रहस्यमय माहौल बना रहा था। यहीं पर रिक्शा मिला करता था, आज तो एक भी नहीं दिख रहा। इतनी बारिश में भला कौन मिलेगा? किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी कि इस बारिश भरी रात में कोई आखिरी ट्रेन से यहाँ आ भी सकता है। अब क्या किया जाए? चलो पैदल ही चलते हैं। मुझे तो कोई और रास्ता दिख नहीं रहा और मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर फिर से बारिश आ गई तो? कुछ ही देर में दूर कच्चे रास्तों पर एक वैन आती हुई दिखाई दी। रमनलाल ने चालक को देखते ही पहचान लिया और कहा, अरे छगन भैया, आपसे मिले कितने महीने हो गए? वो आदमी कुछ देर रमनलाल को देखता रहा, फिर बोला, अरे रतनलाल, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो क्या? जी छगन भैया, मैं तो ठीक हूँ। ये दोनों हैं श्यामलाल और किशन। मैं जिस गांव में मास्टर हूँ ये वहीं के हैं। हम सब अभी मेरे घर जा रहे थे। भैया, आप हमें नदी के किनारे तक पहुंचा दोगे क्या, ताकि आज रात की आखिरी नाव मिल जाए? छगन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस बरसात की रात में कोई नाव मिलेगी। अच्छा चलो देखते हैं, बैठो। सभी लोग वैन में जाकर बैठ गए। अंधेरे में ही वैन आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद रमनलाल ने छगन से पूछा, छगन भैया, आपकी तो उम्र हो गई है, फिर भी आप अब तक रिक्शा चला रहे हो? तकलीफ नहीं होती? तकलीफ? हाँ, पहले होती थी, अब नहीं होती। पहले होती थी मगर अब नहीं होती, इसका क्या मतलब? वो कुछ नहीं, तुम तो बहुत दिनों बाद रामपुर गांव आए हो, हमें तो बिल्कुल भूल ही गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है छगन भैया।
मैं जहां रहता हूं वहां से आना जाना आसान नहीं होता। आज भी एक जरूरी काम से आया हूं। गांव में मेरे बाबूजी दादाजी की जो जमीन है ना, वही बेचने आया हूं। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत आ गई क्या? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं अभी हूं वहां के लोगों ने अपनी जमा पूंजी से अस्पताल तो बनवा लिया है, लेकिन बेड खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा पाए। तो मैंने सोचा अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वो जमीन सालों से खाली पड़ी है। क्या बात है कैलाश, तुम सचमुच इच्छापुर गांव का गर्व हो। बातों ही बातों में सब लोग नदी के किनारे पहुंच गए। जब उन्होंने नदी की ओर देखा तो वह बहुत तेज बह रही थी। जो नदी हमेशा शांत रहती थी, आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। किनारे पर कुछ नावें बंधी थीं, लेकिन कोई चलाने वाला नहीं दिख रहा था। जो सोचा था वही हुआ। घाट पर एक भी माझी नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है, ऊपर से बारिश, कोई क्यों रहेगा वहां? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मास्टर जी। लगता है हमें रात बारिश में ही गुजारनी पड़ेगी। अब क्या होगा मास्टर जी? आपने आसमान का हाल देखा, लग रहा है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में फिर से काले बादल घिरने लगे। नदी की ओर से ठंडी हवा भी चलने लगी। रतन, जो उनके साथ ही खड़ा था, बोला, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो छगन भैया? कहिए ना, क्या कहना चाहते हो? लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी, और अभी तो घाट पर कोई माझी भी नहीं है जो नाव से अपने घर जा सको। उसके बजाय एक काम करो, वो देखो सामने मेरा घर है, सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। छगन भैया, आपने आज हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। हाँ, श्यामलाल ने सही कहा, हम छगन भैया के घर ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सभी लोग मिलकर छगन के घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे बहुत दिनों बाद यह घर खुला हो। छगन भैया, घर के अंदर इतनी बदबू क्यों आ रही है? और ये फर्श भी कुछ भीगा भीगा सा लग रहा है। असल में ये घर तो ज्यादातर समय बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो अपनी रिक्शा लेकर बाहर ही रहता हूँ, और शायद बारिश का पानी खिड़की से अंदर आ गया होगा। आप उसकी चिंता मत करो। इतनी खराब मौसम में रात गुजारने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर आप नहीं होते तो आज रात हम कैसे बिताते, भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग सो जाओ। और आप कहाँ सोएंगे? मैं बाहर सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी मुझे। क्यों? आप हमारे साथ ही सो जाइए। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। गहरी रात में अचानक रतन की नींद खुल गई। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घर से थोड़ी दूर मिट्टी खोद रहा हो। शुरुआत में उसने अनदेखा किया, लेकिन आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिना रुके लगातार खोदता ही जा रहा हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं चोर तो नहीं? रतन तेजी से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। छगन भैया, घर से थोड़ी दूर उस पेड़ के नीचे क्या खुदाई कर रहे हैं? फिर वह जल्दी से किशन और श्यामलाल के पास गया। अरे किशन, श्यामलाल, जल्दी उठो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ। दोनों नींद से जाग गए। रतन उन्हें खिड़की के पास ले गया। अरे ये रतन भैया कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। आपने ठीक से देखा था ना मास्टर जी? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो बाहर चलते हैं। वे तीनों घर से बाहर आए और उस पेड़ की ओर चल पड़े। ये देखो, इस पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ है। मैंने छगन भैया को यहीं देखा था। लगता है जैसे वो चाहते थे कि मैं नींद से उठकर इसे देखूं। देख तो रामलाल, क्या है वहां? मिट्टी को हल्के से हटाने पर श्यामलाल को पैसों से भरी एक कलश दिखाई दी। अरे, इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। सच में? लेकिन ये है किसका? और छगन भैया भी कहां चले गए? ठीक है, ये दूसरों का पैसा है, हमें इसकी जरूरत नहीं। जैसा था वैसा ही रख दो और वहां से चले आओ। ठीक उसी वक्त वह पेड़ जैसे हिल उठा। तीनों ने ऊपर देखा। वहां एक लंबी टांगों वाला भयानक चेहरा लिए कोई बैठा हुआ था। डरो मत रतन, मैं छगन हूं। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए हो। तुम सच में गांव का गर्व हो रतन। तुम चाहते तो ये पैसे आसानी से ले सकते थे, और मैं अकेला बूढ़ा आदमी तुम तीनों के सामने टिक भी नहीं पाता। लेकिन आप? मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूं। एक दिन अपनी रिक्शा लेकर रेलवे लाइन पार कर रहा था, तभी एक ट्रेन आ गई। छोड़ो उस बात को, मैं मर चुका हूं, लेकिन इन पैसों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी।
मैं किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। आज मुझे वो मिल गया। आप लोगों से बात करके ही समझ गया कि आप लोग सच्चे इंसान हैं। मैंने थोड़ा परख लिया बस। ये पैसे ले जाओ और अस्पताल के काम में लगा दो। तुम्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है रतन। यहाँ जो पैसे हैं उनसे अस्पताल का सारा काम पूरा हो जाएगा। छगन भैया, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। आप सब लोग अच्छे से रहना। यह कहते ही वह चेहरा हवा में गायब हो गया। तीनों बस पैसों से भरे कलश को देख रहे थे। बारिश की वो रात, एक भूतिया घर में बिताया गया वो पल उन तीनों के मन में हमेशा के लिए कैद हो गया।